यस डियर स्टूडेंट्स, कल हम कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। 2 एग्जाम्पल कल हो चुके थे। आज कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एक डेराइव्ड क्वांटिटी हम ले सकते हैं फोर्स। हम जानते हैं F=ma। हमने फॉर्मूला पढ़ा है। m मीन्स मास, a मीन्स एक्सीलरेशन। और मास की हम जो यूनिट लिखते हैं वो होती है kg, और एक्सीलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी हम फोर्स पढ़ रहे थे वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी कि किलोग्राम यानी मास से मिल गए, m यानी मीटर लेंथ से मिल गए, और s यानी सेकंड यानी टाइम से मिल गए। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें यूज हुई, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो उसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ये कल हमने पढ़ लिया है। इसलिए फोर्स इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, इसलिए फोर्स इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, मास को kg, इनकी दोनों की यूनिट लिखी, और फंडामेंटल यूनिट तक हम ले जाएंगे लास्ट तक, जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाएं उस यूनिट को डिवाइड करते करते। तो यहाँ भी हम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी देख रहे हैं, kg यानी मास, m यानी लेंथ मीटर, और s यानी सेकंड। ये भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बन रही है। तो लीनियर मोमेंटम ऑल्सो ए डेराइव्ड क्वांटिटी। सिमिलरली वर्क डन। वर्क डन होता है W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट हम जान गए हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर की डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई होकर ऊपर मीटर की पावर 2 हो जाएंगी, और हमारी वर्क डन की जो यूनिट मिल के आई वो हुई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम जूल बोलते हैं। तो ये भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, तो ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर को हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की अगेन मीटर स्क्वायर। तो ऊपर के मीटर से नीचे के मीटर में एक पावर लेस हो जाएगी। तो ये प्रेशर की यूनिट हमारी हो गई किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, अगेन ए डेराइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। जब बड़ा फोर्स छोटे टाइम के लिए किसी बॉडी पे वर्क करता है तो फोर्स और टोटल टाइम की प्रोडक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं। चलिए खैर, फोर्स यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कई बार आ चुका है ऊपर, और टी यानी टाइम यानी सेकंड। तो सेकंड की एक पावर नीचे से लेस हो जाएगी, और इम्पल्स की यूनिट बन के आई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना ये भी। तो इस तरह से हम फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी में डिफरेंस समझ लेंगे। नेक्स्ट आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच शोज how and which of the base quantities represent a physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई रिलेशन लिखेंगे, कोई उसका रिलेशन लिखेंगे, तो उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज किस किस तरह से रिलेट हैं। यानी मल्टीप्लाई में भी हो सकती हैं, डिवाइड में भी हो सकती हैं। तो उस रिलेशन को, जिसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी किस किस तरह से रिलेट की गई हैं, उसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। चलिए आगे डायमेंशनल फार्मूले मैं यहाँ पे जाके इनको कराऊंगा। एक डेफिनेशन और लिखेंगे। डायमेंशनल इक्वेशन। व्हेन ए फंडामेंटल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम इक्वल के एक तरफ रख दें लेफ़्ट साइड में, और उसके डायमेंशनल फार्मूले को राइट साइड में रख दें इक्वल के,
तो इस रिलेशन को फिर हम कह लेते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैं फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन लिखूं, तो फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई फोर्स यानी एफ, एक मिनट रुकिए, यस, फिजिकल क्वांटिटी तो हो गई हमारी एफ, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया था, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आया नहीं है, अभी आगे बताऊंगा, ml_2 आएगा, अभी ये बता देता हूँ। तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, क्योंकि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, और दोनों को हमने इक्वल के इधर उधर लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। चलिए इसको आगे बहुत सारी डायमेंशनल रिलेशन में बताऊंगा अभी। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम क्वांटिटीज़। कई क्वांटिटी मैंने 10-11 क्वांटिटी ली हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले बनाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, 99% किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा। इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। तो पहला डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं फोर्स। फोर्स F=m में हमने पढ़ा है, m की यूनिट हो गई kg, a हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो होता है, तो कुल मिला के हमारा हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते टाइम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज तक डिवाइड करते रहेंगे। तो जब तक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मास, लेंथ और टाइम तक फंडामेंटल क्वांटिटी में हम डिवाइड ना कर लें, तब तक हमारा डायमेंशनल फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो अब जब किलोग्राम, मीटर और सेकंड तक हम ले गए, अब इनके सिंबल लिख देते हैं। तो किलोग्राम का सिंबल होता है m, लेकिन बड़े ब्रैकेट में लिखने से ये मास का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आगे m होती है लेंथ, मीटर, उसका l हो गया, और नीचे सेकंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर हो गया, बड़े ब्रैकेट में बंद किया। ये एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हुआ। लेकिन हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनाना है तो अलग अलग ब्रैकेट नहीं चलेंगे, एक ही ब्रैकेट में सबको लाना पड़ेगा, तब वो जाके फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। इसलिए एक ही ब्रैकेट में लाते हैं, m और l ऊपर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई में रखा, t स्क्वायर नीचे था डिवाइड में, तो इसकी पावर को ऊपर ला के माइनस में करते हैं, सभी को मल्टीप्लाई में ही करते हैं, जो डिवाइड में है उसको ऊपर ला के माइनस की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये ध्यान जरूर रखना है कि सभी टोटल मिला के बड़े ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं कल भी बताया था मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो डायमेंशनल फार्मूला बना ही नहीं। नेक्स्ट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी हो चुकी हैं, तो दोनों के डायमेंशनल फार्मूले लिखे और एक ही ब्रैकेट तक उनको ले आए। तो डायमेंशनल फार्मूला एक्सीलरेशन का हो गया हमारा L_t-2। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है L हो गया, टाइम t, तो दोनों को ऊपर लाए, t को ऊपर ला के उसकी पावर माइनस की और बड़े ब्रैकेट में इस तरह से उसको अरेंज किया। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो गया L_t-1। नेक्स्ट चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है हाफ mv²। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें आई है कि हाफ को हाफ ही लिखा, m यानी मास होता है, v यानी वेलोसिटी होती है। तो अब इनके डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं। मास का डायमेंशनल फार्मूला m बड़े ब्रैकेट में लिखा, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए L और सेकंड के लिए T, और उसका होल स्क्वायर बड़े ब्रैकेट के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाफ जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए हाफ को छोड़ देंगे यहाँ पे। और अब सबको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो m ऐसे ही आ गया। जब यहाँ आगे बड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो L की पावर 2 हो जाएगी, और T की पावर 2 को ऊपर ला के माइनस कर लिया। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की
जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आया वो आ गया ml2T-2। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला सबने पढ़ रखा होगा, U = mgh। m मीन्स मास, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और h यानी हाइट। अब इनको फंडामेंटल क्वांटिटी तक स्प्लिट करते हैं। m मास हुआ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है मीटर/सेकंड²। तो मीटर के लिए उसका सिंबल आया L और टाइम के लिए T। तीसरा फिर हाइट के लिए फिर L। अब इन सबको एक ही ब्रैकेट में करते हैं तो M, L और थर्ड ब्रैकेट का भी L, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा L² और नीचे का T² ऊपर ला के T⁻²। तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा ml2T-2। अब ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला यही था और पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है, इसलिए दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं कुछ क्वांटिटी भी, हाँ ये तीसरा आ गया, देखो वर्क डन। देखिए वर्क की यूनिट भी जूल ही होती है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी यही आने वाला है। ये देखिए ml2T-2। तो ये एग्ज़ाम में कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ऐसी 3 क्वांटिटी लिखिए जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हों। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। तो वर्क डन भी एक बार देख लेते हैं। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी ma, डिस्प्लेसमेंट यानी s। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी तक नहीं पहुँचे तो और तोड़िए इसको। m मास, एक्सीलरेशन, a एक्सीलरेशन हुआ और s डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मास का हो गया m, एक्सीलरेशन का होता है मीटर/सेकंड² यानी L/T², और डिस्प्लेसमेंट हो गया L। अब तीनों को एक ही ब्रैकेट में ऊपर की तरह कर लिया, तो ये भी हो गया ml2T-2। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीक्वेंसी। बहुत ही ईजी है, पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम में रिलेशन, टाइम पीरियड में रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी F = 1/T। अब 1 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो T को ऊपर ले जाके माइनस किया, तो T-1 डायमेंशनल फार्मूला हुआ फ्रीक्वेंसी का बड़े ब्रैकेट के अंदर। एक और क्वांटिटी मेरे याद आ गई तो मैं तुरंत इसको नोट किया कि इसकी भी डायमेंशनल जो फार्मूला है वही आएगा सेम जैसे फ्रीक्वेंसी का आया। वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन 2 लेयर्स अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर बिटवीन देम। अगर पानी बह रहा है तो उसकी सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम होती है और सबसे ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे तेज़ होती है। तो बहते हुए पानी की अगर डिफरेंट लेयर हम कंसीडर करें तो उनकी फ्लो होने की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ अगर पहले वाली से लास्ट वाली तक की स्पीड का डिफरेंस ΔV आया और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ΔZ आई, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाती है ΔV/ΔZ। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम जान चुके हैं पहले, LT-1। वेलोसिटी होती है मीटर/सेकंड, तो मीटर यानी L ऊपर और पर सेकंड यानी T नीचे, तो दोनों को ऊपर ले जाके LT-1। और Z एक डिस्टेंस है, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला L हुआ, तो L से L कैंसिल हो गए और ये बचेगा हमारा T-1। वही फार्मूला आ गया जो फ्रीक्वेंसी का आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसी 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ लिखिए जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, एंगल फार्मूला याद होगा, आर्क अपॉन रेडियस। यानी अगर कोई सर्किल हमारे पास है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का कोई भी सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा, उसको हम आर्क बोलते हैं, और सेंटर से मिलाने वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो इस आर्क और इस रेडियस के रेशो को यहाँ जो एंगल बनेगा उस एंगल की वैल्यू आ जाती है एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। एक बार मैं इससे दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए सर्किल है
और यहाँ से यहाँ तक का इसका ये आर्क हो गया हमारा, और ये सेंटर तक हमारी रेडियस हो गई। तो ये आर्क जितना एंगल यहाँ बना रहा है थीटा, तो इसकी वैल्यू आती है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन ये रेडियस। तो अब इसको देखते हैं। आर्क एक लेंथ है, तो डायमेंशनल फार्मूला एल हुआ। रेडियस भी तो एक लेंथ ही है, वही स्केल से रख के उसकी लेंथ ही नापेंगे, तो दोनों लेंथ हुई। तो एल की जो पावर है ऊपर जाके लेस हो गए, एल की पावर 0 रह जाएगी, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। 0 का मतलब कोई डायमेंशन नहीं है, तो यानी एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसी तरह से दूसरा क्वांटिटी फिर दिमाग में आई, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी बॉडी की डेंसिटी को 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करें तो उस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है वो। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को केजी लिखा, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, यूनिट होती है वॉल्यूम की। उसी तरह से डेंसिटी किसी की भी लिखो हम, यूनिट तो वही होगी केजी पर मीटर क्यूब। तो फिर सेम यूनिट ऊपर सेम यूनिट नीचे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो केजी का एम और मीटर यानी लेंथ का एल, तो एम अपॉन एल क्यूब दोनों अगर एडजस्ट करेंगे तो एम की पावर भी 0 और एल की पावर भी 0 हो जाएगी। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ऐसी क्वांटिटी आई जो डायमेंशन लेस हुई। तो ये दोनों क्वांटिटी, एंगल और स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई। ऐसी चीज़ें याद रखते हैं, एग्जाम में पूछने लायक होती हैं ये। और लास्ट आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है ऐसी क्वांटिटी हो जाती है जो रोटेशन जनरेट करती है। मान लीजिए हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं, तो दरवाजे पे जब फोर्स लगाया तो दरवाज़ा सीधी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, रोटेट होने लगता है। तो जहाँ जिस एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है, दरवाज़ा जहाँ पे जड़ा हुआ है दीवार में, वहाँ घूमता है, और जहाँ से हमने उसको फोर्स लगाया वहाँ से घूमना शुरू करता है। तो जहाँ हमने फोर्स लगाया और जहाँ से वो घूम रहा है कब्जे तक, जहाँ क्लिप लगे हुए हैं उसको, तो वहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो बन जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये साइन मैंने बनाया है ये। तो F इक्वल टू हो गया एम में, एस हो गई डिस्टेंस, फिर इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे, अब याद हो गए होंगे। फोर्स का डायरेक्ट लिख सकते हैं ML_T-2, डिस्टेंस का L। अब दोनों ब्रैकेट को इकट्ठा करते हैं तो L इंटू एल L2 हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ML2T-2। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है, याद आ गया होगा। इससे पहले 3 क्वांटिटी और थी जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका था। कौन कौन सी थी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, एंड लास्ट आई है अब मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इनको बड़े ध्यान से, बड़ा इंटरेस्ट लेकर तैयार करेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो मैं बाद में क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।